सभी बालक तुल्यांकी भार लिख करके डैश देंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है इसका। देखो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला जो है ओकरे से अगर परिभाषा निकलता है तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार अब बटा में संयोजकता। परमाणु भार बटा में, देखिए कहने का मतलब है कि आपको एल्युमिनियम के निकालना है तुल्यांकी भार, ठीक ना। तो एल्युमिनियम के परमाणु भार कितना होता है 27 और संयोजकता तो कितना हो जाएगा 9 ना। अब मान लीजिए कि हमको सोडियम के निकालना है तुल्यांकी भार, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और संयोजकता 1 तो कितना आएगा, ठीक। मान लीजिए कि मैग्नीशियम के निकालना है तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 और संयोजकता 2 तो कितना आएगा। तो तुल्यांकी भार निकल कैसे रहा है, तो किसी तत्व के परमाणु भार में उसके संयोजकता से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वही उस तत्व का तुल्यांकी भार, या ये भी बोल सकते हैं कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार किसी तत्व के परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को उस तत्व का तुल्यांकी भार। तो जैसे बोलिए लेकिन सही बोलिए। लिखिए तुल्यांकी भार। किसी तत्व के परमाणु भार, किसी तत्व के परमाणु भार में उसके संयोजकता से भाग देने पर, किसी तत्व के परमाणु भार में उसके संयोजकता से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस तत्व का तुल्यांकी भार कहते हैं। उसे उस तत्व का तुल्यांकी भार कहते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तुल्यांकी भार बराबर तत्व के परमाणु भार बटा में संयोजकता। जैसे लिखिएगा, जैसे एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर 27/3 बराबर 9, जैसे Al का तुल्यांकी भार बराबर, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर 27/3 बराबर 9, सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर 23/1 बराबर 23, सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार बराबर 23/1। बाद में सिखाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब लिखिए मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बराबर, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो वहीं पर निकालने के लिए सिखाएंगे। अभी तो आप 10वां क्लास में पढ़ के आए हैं तो कुछ तो याद होबे करेगा आपको। हाँ निकालने जानता है सब कोई, थोड़ा बहुत बताना। चलिए इतना तो हो गया ना। अब लिख सकते हैं दूसरा नियम। लिखिए फैराडे के दूसरा नियम, मैंने खाली दूसरा नियम लिखिएगा, वो तो फैराडे का मैं पढ़े थे। देखिए फैराडे के दूसरा नियम लिखने से पहले
उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एगो ये बर्तन है, एकरा में एगो एनोड डुबा दिया गया है, एगो कैथोड। एगो दूसरा बर्तन है जेकरा में एनोड है और कैथोड है। एगो तीसरा बर्तन है जिसमें एनोड है कैथोड है, ठीक ना। और सब में अलग अलग पदार्थ का विलयन है। जैसे मान लीजिए कि एकरा में AgNO3 के विलयन ले लीजिए, एकरा में HCl के ले लीजिए, एकरा में NaCl के ले लीजिए, ठीक ना। और सब को क्या करते हैं हम लोग की तार के सहायता से जोड़ देते हैं। इसे बैटरी से क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं सबको। तो देखिए खाली शुरू वाला लास्ट लगे जोड़े ना, ये सब के थोड़ी जोड़े हैं। तो ये सब के भी देखिए आपस में जोड़ देते हैं, इस तरह जोड़ देते हैं। सब रॉड है, ठीक है, जो पतला सा इसे खींचे हैं। तो देखिए बहुत सारा वैद्युत अपघट्ट के विलयन है, एगो दूगो तीन गो। देखिए क्या करते हैं कि बहुत सारा वैद्युत अपघट्ट के विलयन लेते हैं, सभी को बैटरी के सहायता से श्रेणी क्रम में, और तो सबसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, की ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, ठीक ना। ऐसे जाएगा इसमें, इसमें जाएगा, इसके सहायता से विलयन में जाता है ना, फिर विलयन में से एकरा में जाता है, विलयन से होकर के विद्युत धारा, क्योंकि विलयन वैद्युत अपघट्ट है जी। अब विलयन में धनायन और ऋणायन मुक्त रूप से चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो विद्युत धारा इस इलेक्ट्रोड में से एकरा में जाएगा और फिर एकरा में से इसमें भी प्रवाहित होगा, और फिर इसी तरह से इससे होकर के बीच में दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने के लिए माध्यम क्या है, वैद्युत अपघट्ट का विलयन। वैद्युत अपघट्ट विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक। तो इसे विद्युत धारा जाएगा ना चल के इसमें, इस तरह से इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, और फिर फाइनली कहाँ पर जाता है, ऋण ध्रुव पर जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह धन ध्रुव से, और इसी दौरान विद्युत धारा प्रवाहित होने क्रम में इसमें धनायन जो है सब कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। देखो बालक ये क्या है आपका, ये कैथोड है, ये वाला एनोड है, ठीक ना। फिर ये वाला कौन सी काम करता है, ये वाला एनोड काम करेगा, ये वाला कैथोड, और फिर ये वाला एनोड, ये वाला, ठीक ना। इस तरह से काम करता है। तो जब हम बहुत सारे वैद्युत अपघट्ट के विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक ही समय में, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता है। देखिए फिजिक्स में थोड़ा सा जी, जैसे तार है ना, तो एक बाद एगो तार हो गया, फिर एक बाद एगो और तार हो गया, तो ये सब श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक ना। लेकिन जब तार एगो ऐसे हो और फिर एक बगल में यहाँ से ऐसे जोड़ दिया जाए, इधर एगो करके, और फिर एगो इधर जोड़ दिया जाए इसे, तो ये क्या होता है, समांतर क्रम में हो जाता है। तो लाइन इधर भी जाएगा लाइन, लेकिन जब एक के बाद एक जोड़ रहेगा तो सबसे एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता है, विद्युत धारा का बंटवारा केवल समांतर क्रम में होता है। तो सबसे देखिए एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, एक नाम कौन सी है, आई, इससे भी वही प्रवाहित हो रहा है, इससे भी। तो जब श्रेणी क्रम में बहुत सारे वैद्युत अपघट्ट के विलयनों को जोड़ करके सबसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की, इसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती। तो चलिए लिखिए परिभाषा, इसमें वो नया वर्ड है रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम लोग तुल्यांकी भार भी कहते हैं। दूसरा नियम बोल रहे हैं कि दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, लिखिए, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्ट के विलयनों से होकर, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्ट के विलयनों से होकर, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्ट के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्ट के विलयनों से होकर
एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं, तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं फिर से मिलाइए। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेगा कई वैद्युत अपघट्ट के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है, उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। हाँ, दोनों एक ही है, समानुपाती होती है। अब एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसका व्याख्या नीचे व्याख्या लिख दे दीजिए। व्याख्या इसका लिखिए, माना कि मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं क्रमशः, माना कि मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं क्रमशः, मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं क्रमशः 1, y, डॉट डॉट और उनके तुल्यांकी भार क्रमशः, और उनके तुल्यांकी भार क्रमशः, तुल्यांकी भार क्रमशः E1, E2 डॉट डॉट है तो एक बटा में E1 अब बराबर y या बटा में E2। लिख लिए? इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। इसके बाद लिखेंगे x बाई वाई या बराबर E1 बाई E2। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2।
उतार लीजिए, उसके बाद समझा देते। हो गया, सब उतार लिया यहाँ तक। देखिए समझिए, जिसे हम कहा बोले थे कि यदि कई वैद्युत घट के विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और सभी से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है ना कि देखिए एक समानुपाती E1 तथा Y समानुपाती। अब कह सकते हैं कि सर यहाँ पर X क्या है, यहाँ पर Y क्या है, तो जिसे हम लोग कैसे लिखते थे M समानुपाती Z, तो वही हम लिखे हैं X, M की जगह X लिखे हैं, यानी कि द्रव्यमान जो है M ना ला कर का ले लिए हैं, M ले सकते थे लेकिन उसके लिए हमको M1 और M2 मानना पड़ता। तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को हम X और Y मान लिए और उसके तुल्यांकी भार को हम मान लिए हैं E1 और E2। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है Z1 और Z2 होगा। तो देखिए इसे क्या करते हैं, जैसे ई हम लोग लिखेंगे ना तो इसके लिए कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। x बराबर मान लीजिए कि k इंटू E1, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा y बराबर k इंटू, तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिएगा x बटा y, तो क्या लिखिएगा k इंटू E1 बटा में k इंटू E2, तो वही आपका आ जाता है कितना है E1 बाय, जो कि देखिए हल करके यहाँ पर ही आया होगा। इसी को हम भागा में लिख सकते हैं, E1 के यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऐसे होता है x बटा E1 और E2 बटा और y बटा, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, लिखल है ना, x बटा E1 बराबर y बटा, लिखल है ना। या इसी को तिरछा से गुना कीजिएगा तो x बटा y बराबर E1 बाई E2। तो ये तो हो गया विद्युत रसायन तुल्यांकी भार के पदों में। अब हम लोग जानते हैं कि फैराडे के नियम से किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा यानी कि M समानुपाती होता है Z, M बराबर Z स्थिति होता है ना जी, लेकिन सभी पदार्थों के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान एक समान। तो दो पदार्थ के लिए ले लिए हैं, एगो X है एगो Y के लिए। तो पदार्थ X की मात्रा फैराडे के पहला नियम से X बराबर Z1 इंटू और Y बराबर Z2 इंटू, कहिए सर यहाँ पर C1 और T1 कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब में एक ही समय में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो सब के लिए समय में क्या होगा, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो सबसे एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो सबके लिए समय भी बराबर होगा, विद्युत धारा भी केवल Z1 और Z2 क्या होगा, इसलिए x बराबर Z1 सिटी, जैसे M बराबर Z1 सिटी लिखते थे Z सिटी, उसी तरह से x बराबर x यहाँ पर क्या है, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा यानी कि M की जगह पर है, अब Y भी मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, लेकिन यौगिक अलग अलग है तो सबके लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान अलग अलग होगा। हम तीन भी ले सकते हैं, Z1 Z2 Z3 भी कर सकते हैं, ठीक ना। दुए को लिए हैं ताकि इससे काम हो जाए, जहाँ Z1 और Z2 क्या है, दोनों पदार्थों की रासायनिक तुल्यांक है। तो देखिए x बाई y करेंगे तो इधर x बटा में y, तो LHS में x बटा y, RHS में भी Z1 CT या बटा में Z2, तो CT कैंसिल, तो क्या होगा x बाई y बराबर Z1 बाई Z2। तो समीकरण 2 हुआ, समीकरण दोनों का LHS बराबर है ना जी, तो दोनों के RHS बराबर कर देंगे E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई। इसी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे x बटा y बराबर E1 बाई E2 है, x बटा y बराबर Z1 बाई, मतलब मान लीजिए कि हम A के भी बराबर है, हम भी B के भी बराबर है, तो कह सकते हैं कि हम तीनों आपस में, तो वही या तो वो दोनों के बराबर लिख दीजिए या तो तीनों के बराबर लिख दीजिए, क्योंकि यही बराबर है इसके भी और यही वाला बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ देखिए A को तो हम लोग पहले से जानते हैं, जो एक समानुपाती Z वाला हम लोग जिसे जानते हैं पहले से, जिस तरह से हम लोग लिख चुके थे ना, M बराबर Z सिटी, सॉरी M बराबर Z सिटी तो हम लोग पहले से वो जान ही रहे थे। इसमें नया टर्म कौन सा है, E ना,
इसलिए देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं जेड, एक और तुलना एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है Z1/Z2 बराबर क्या है आपका E1/E2 है ना। तो खाली आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 समानुपाती E1 तथा Z2 समानुपाती E2। तो मान लीजिए कि एकरा में आप हटाइएगा समानुपाती तो कुछ कॉन्स्टेंट रखिएगा ना। तो मान लीजिए कि ऐसे आया, आई में रखिएगा Z2 बराबर K×, तबे ना Z1 बराबर अनुपात निकालिए Z1/Z2, तो K से K कटेगा तो क्या बचेगा E1/, यानी कि Z1 समानुपाती E1 लिखिए। तो इतना स्पेशल हो गया कि ये Z1 ही वाला, लेकिन एगो जनरल लिखना हो सबके लिए तो वो क्या हो जाएगा Z समानुपाती। अब Z2 समानुपाती E2 लिखिए, चाहे Z3 समानुपाती E3 लिखिए। तो एजा तक व्याख्या कीजिएगा ना। फैराडे के पहला नियम लिखिए, फैराडे के दूसरा नियम लिख के यहाँ तक लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिलता है एग्जाम में। खाली फैराडे के पहला नियम कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। और दूसरा कि यदि कई सारे वैद्युत अपघटनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके सबसे एक ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में। दोनों नियमों लिख दीजिए, नियम लिखने के बाद इतना क्या कर दीजिए, 5 नंबर हो गया। ठीक है, इस बार तो आना चाहिए एग्जाम में। चलिए यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक लिख लिया ना, उतार लिए तो लास्ट में अतः करके लिख लीजिएगा। अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार का समानुपाती होता है। अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार का समानुपाती होता है। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार का समानुपाती होता है। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार का समानुपाती होता है। हो गया ना। हाँ, चित्रवा तो समझाने के लिए बनाए थे आपको, चित्र बनाना आवश्यक नहीं है। चलिए अब एगो नोट लिखिएगा। नोट है आपके लिए, लिखिएगा कि एक फैराडे बराबर फैराड नहीं, ठीक ना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ये कभी पढ़ाए थे कि नहीं, कहाँ पढ़ी, फिजिक्स में लेसन 1 में। फैराड धारिता का मात्रक होता है। आज वैद्युत अपघटन नियम कौन दिए हैं, फैराडे दिए हैं। ईमान है फैराड आवेश का मात्रक होता है जो विलयन में प्रवाहित होता है। एक फैराडे आवेश का मतलब होता है कि 96,500 कूलम आवेश। ये ऑब्जेक्टिव में आया था पिछले साल। एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलम होता है, समझे। चलिए अब टॉपिक लिखिए वैद्युत अपघटन के उपयोग। वैद्युत अपघटन के उपयोग। वैद्युत अपघटन का उपयोग मतलब वैद्युत अपघटन जो है प्रक्रिया, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहला उपयोग है कि इसका उपयोग वैद्युत लेपन में किया जाता है। तो पहला लिखिए तो, हाँ, वैद्युत अपघटन का उपयोग वैद्युत लेपन करने में किया जाता है। पहला नंबर बोल रहे हैं, वैद्युत अपघटन का उपयोग वैद्युत लेपन करने में किया जाता है, किया जाता है।
देखिए वैद्युत लेपन होता क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई धातु है जिस पर आप सोना का पानी चढ़ाना चाहते हैं, सोना का लेप है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस पर हमको जिसका लेप चढ़ाना था ना, जिसको हम लोग कहते हैं पानी चढ़ाना, पानी नहीं एक्चुअल में लेप चढ़ता है। लेप माने वो परत लेयर, तो जिसका हमको लेप चढ़ाना था ना तो उसी का विलयन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सोना का लेप चढ़ाना है, यानी कि पानी चढ़ाना है किसी दूसरे धातु पर, लोहा पर, चाहे रोल गोल पर, चाहे चांदी पर, किसी पर हमको, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कोई बर्तन लेंगे और जिसमें सोना का विलयन लेंगे, ठीक ना। इसमें एयू का क्या ले लेना है, विलयन ले लेना है। और इसमें क्या करना किया जाता है कि जिस पर लेप चढ़ाया जाता है ना, हमको क्या चढ़ाना, सोना का लेप ना। और सोना कौन सी है, धातु है क्या, धातु है। और धातुएं हमेशा किस पर जमा होती है, कैथोड पर, ठीक ना। हमको सोना का लेप चढ़ाना है, तो जिस पर लेप चढ़ाना था ना, जैसे मान लीजिए लोहा पर लेप चढ़ाना है, तो जिस पर लेप चढ़ाना उसको हम लोग बनाते हैं कैथोड। जिस पर लेप चढ़ाना था उसको, क्योंकि कैथोड पर धातु जाके जमा होता है। और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ करके ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित, तो ठीक जिस पर हमको लेप चढ़ाना रहता है उसको अच्छा से पहले साफ कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि सोना के विलयन में डुबा देते हैं। आई सोना के रॉड होता है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना तो सोना जो है घुलता है, ये वाला घुलता है, घुल के कहाँ पर आता है, विलयन में आता है। विलयन में से फिर जाके एक ऊपर धीरे धीरे जमना। अब बताए थे ना कि जितने ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतने अधिक जमा होता है, और जितना समय तक प्रवाहित करेंगे उतना, तो जितना मोटा परत चढ़ाना है उतना देरी तक विद्युत धारा प्रवाहित अपने सोना ही लग घुलते जाता है, विलयन में जाता है, इस पर चढ़ते जाता है, चढ़ते चढ़ते वो लेयर बन जाएगा। तो फिर बाहर निकाल लीजिए, कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए सोना के पानी चढ़ गया ओकरा पर। मान लीजिए कि आपको चांदी का लेप चढ़ाना है किसी पर, तो जिस पर चढ़ाना है उसको हमेशा कैथोड बनाइए, और जिसका चढ़ाना उसी का विलयन लेते हैं, उसी का एनोड लेते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये घूल करके विलयन में आएगा, विलयन में से फिर इसके ऊपर धीरे धीरे जमा होने लगता है और परत लेयर जम जाएगा, तो निकाल लीजिए, हो गया। जो आज खूब पहन के घूम रहा था आजकल सिकरी मोटा मोटा में लेप चढ़ा रहता है, वैद्युत घट पता चलेगा। लगड़िएगा तो लेयर खत्म नहीं होगा, जैसे लगड़िएगा तो लेयर खत्म, तो फिर लोहा दिखने लगेगा ना, अंदर से करिया। और जबकि सोना तो ऊपर से नीचे तक सबका होता है, पीला होता है, तो ये लोग जान जाते हैं लगौर कि अंदर से करिया, सोना करिया होता है, सोना तो पूरा पियर होता है, तो पता चल जाता है कि ये है। एक वाव कुछ आता है सोना में, जिसे सोने जैसन होता है, रगड़ने के बाद भी पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ओकर हम नामुआ भुला रहे हैं, ठीक ना। जीवन में कभी भी इसे लगड़ना तो उसका वेट जो होता है ना, तो कर वेट से पता चलता है। जीएस होता है कि कौन हम नामुआ भुलाइल है, लेकिन जी हाँ, वो जैसे पता नहीं चलेगा लगड़ने से कि सोना है कि ओरिजिनल है कि मतलब कि डुप्लीकेट है, क्योंकि पूरा दिखाई देता है। उसको वेट से पता चलता है, वजन से, कि सोना है कि नहीं। और वो सोनारे को बता सकते हैं। हमने सबको बस की बात, हमने सब आराम से ठगा जाएंगे या रख ले रहेंगे कि सोना है। हाँ हाँ हाँ, फिर पिघल जाएगा, डीजल हो जाएगा। हाँ, तो चलिए पहला तो लिख ली कि वैद्युत अपघटन का उपयोग किस में किया जाता है, सोना से होकर शायद ज्यादा होता है। दम आराम से, कोई शक नहीं है। हमरा बता रहा था, इसे को सुनार था तो वही हमको बता रहा था कि ऐसे ऐसे करके ठगे हैं। देखो सुनार के बालक सुन रहे, बता रहा था कि ऐसे ऐसे ठगे हैं। जैसे कि क्या किया ना कि ओरिजिनल कोई सोना लेके आया था, ओकरा पास कहीं मिलल होगा तो बेचे लगी लाया था, तो क्या किया ना कि ओकर ला रख लिया और डुप्लीकेट वाला निकाल करके दे दिया। एक आदमी बता रहा था, मनेरे घटना बता रहे हैं, ठीक ना।
एक आदमी जैसे हीरा लेके आयल था, छोटा सा हीरा मिल था, तो ले आया था बेचे लेके सोनार के पास। तो देखो को क्या किया ना कि देखा इसे, ये तो जान गया कि हीरा है। अब पत्थर उथल लेके आता है, फेंक दिया ओकर सामने ही, पत्थर उथल बक फेंक दिया। तो ओकर तो मन में चल गया सीधे कि बे हो सके कि पत्थर है, उसको मालूम नहीं था कि हीरा है। तो आदमिया के अथी फेंक दिया गया पत्थर है, ये अंगूठी उठी में लगाने में काम आता है। 200-300 फेंक दिया पत्थरवा और 200 रुपया दे के बिला दिया। और जैसे वो आदमिया गया ना तो उठा के ले आकर रखा। मतलब बता रहा था कि हम ऐसे किए हैं, खुद हमको कि ऐसे किए हैं। ना ही कान हीरा की कीमत कितना था, लाखों में था कि करोड़ों में था, वही जाने, दाम नहीं बताया। लेकिन ऐसे करके क्या कर दिया। इसलिए कभी भी कोई सामान ले जाना सोनार भी अलर्ट रहना, खास करके। नहीं तो कह दिया कि सोना है, फेंक दिया कि रोल गोल है, तो तुम्हें छोड़ के चल मत ना, उठा के लिया ना कि ज्यादा हमारे ही तो है, हमारे ही नहीं। हाँ, नहीं तो तुम्हें छोड़ के चला ना तो जा ठगा जाए। और छोड़ के चल गया बेचारा, वो अपन ले आया। चलो एक अथी लिख लो, जैसे सोना के लेप चढ़ाने के लिए, जैसे में लिखो बालक, जैसे चांदी का लेप चढ़ाने के लिए, चांदी का लेप, चांदी लिखना, चांदी नहीं, चांदी का लेप चढ़ाने के लिए पोटेशियम, चांदी का लेप चढ़ाने के लिए पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, KAgCN2। चांदी का लेप चढ़ाने के लिए पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, सूत्र जरूर लिखना, के वैद्युत अपघट्य के विलयन का उपयोग करते हैं। चांदी का लेप चढ़ाने के लिए पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड के वैद्युत अपघट्य के विलयन का उपयोग करते हैं, वैद्युत अपघट्य के विलयन का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। अभी क्रिया लिखिए, जैसे पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड है ना, इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो पहले पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड टूट के अलग होता है, फिर आर्जेंटो साइनाइड टूटता है तो साइनाइड अलग होता है, चांदी अलग होता है। चांदी तो अब जाके कहाँ जाके जमा होता है, वही कैथोड पर लेयर बनना चांदी का शुरू होता है। जितना मोटा लेयर चढ़ाना उतना चढ़ा के निकाल दीजिए, फिर तो चांदी ही चांदी है। एग्जाम में पूछता है कि किसी धातु पर चांदी का लेप चढ़ाने के लिए किसके विलयन का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड। लेकिन नमवा तो बड़का है तो उतना बड़का नाम तो नहीं देगा, सूत्र में देगा, इसलिए सूत्र याद रखना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, रुकल है देख लो, हिल नहीं रहे हैं। तब मनीष चलिए दूसरा लिखिए, सोना का लेप चढ़ाने के लिए, नहीं अभी एग्जाम्पल है, सोना का लेप चढ़ाने के लिए
वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम ऑरोसाइनाइड, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड KaUCN2 पोटेशियम ऑरोसाइनाइड के विलयन का उपयोग करते हैं, के विलयन का उपयोग करते हैं। देखिए दोनों में साइनाइड शामिल है कि नहीं? हाँ दोनों है ना जी। एक में अपघटन वैसे होता है सेम टू सेम। तो देखो ये क्वेश्चन आता है कि सोना या चांदी का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो ऑप्शन में रहता है साइनाइड विधि, साइनाइड। तो वही ऑप्शन मारिए कि साइनाइड विधि द्वारा सोना चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। लेकिन आप लोग यही याद रखिएगा कि सोना के निष्कर्षण करने के लिए पोटेशियम ऑरोसाइनाइड का विलयन और चांदी के निष्कर्षण करने के लिए दोनों में साइनाइड होता है, इसलिए हाँ इसे दोनों के लिए साइनाइड विधि। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, निकेल का लेप चढ़ाने के लिए, निकेल का लेप चढ़ाने के लिए, निकेल का लेप चढ़ाने के लिए, लेप चढ़ाने के लिए निकेल अमोनियम सल्फेट, निकेल अमोनियम सल्फेट निकेल अमोनियम सल्फेट फार्मूला लिख लीजिए, बोर्ड पर लिख दिए हैं। निकेल का लेप चढ़ाने के लिए निकेल अमोनियम सल्फेट के वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रयोग करते हैं, के वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रयोग करते हैं, के वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रयोग करते हैं। करते हैं ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी उपयोग कल पढ़ाएंगे वैद्युत अपघट्य के रूप में।